नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हम अपने संविधान की यात्रा पर निकल चुके थे और जिसमें हमने प्रस्तावना पर चर्चा की थी। प्रस्तावना के बारे में जाना था, उसके बारे में जो फैक्चुअल नॉलेज थी वो जानी थी। आज हम प्रस्तावना की आत्मा क्या कहती है, वास्तव में इस प्रस्तावना का, इस उद्देशिका का, इस प्रियम्बल का क्या उद्देश्य है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इसे जानने के बाद हम मूव करेंगे सीधे संविधान के अंदर, यानी फिर हम अनुसूची की चर्चा परिचर्चा करेंगे और उसके बाद हम अनुच्छेदों की भी चर्चा करेंगे जो संविधान के विभिन्न भागों के अंतर्गत आते हैं। आज कोई भी चीज पढ़ने से पहले मेरा हमेशा से यही एक तरीका रहा है कि मैं पहले उसमें एक डिवाइडेशन करता हूं। इसीलिए प्रस्तावना को भी हम डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे और उसके एक फेसेट निर्धारित करेंगे कि किस किस तरीके से हमें प्रस्तावना को पढ़ना है। सबसे पहला फेसेट होगा हमारा पहलू बोलते हैं फेसेट को। सबसे पहला फेसेट होगा हमारा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कर मैंने आपके सामने लिखी थी और उम्मीद करूंगा कि आप भी प्रस्तावना को हमेशा अपने साथ आत्मसात रखें। आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला फेसेट है उद्देशिका की प्रकृति के सिद्ध। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पहलू हम जानेंगे क्या उद्देशिका संविधान का पार्ट है या नहीं। तीसरा हम जानेंगे उद्देशिका हमें क्या बतलाती है। और फोर्थ फेसेट में हम बात करेंगे उद्देशिका किन आदर्श व किन आकांक्षाओं की बात करती है। इन तीनों फेसेट को, हम चारों फेसेट को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देशिका की प्रकृति कैसी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, यानी पार्ट है या नहीं है। तीसरे में हम जानेंगे उद्देशिका हमें क्या बतलाती है। वास्तव में अभी तक हम बात कर रहे हैं कि उद्देशिका को परिचय पत्र कहा, उद्देशिका को फिलोसफी कहा, उद्देशिका को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का मन मस्तिष्क का उपज कहा। भीमराव अंबेडकर ने कहीं ना कहीं फिलोसफी का जिक्र किया, एन.ए. पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी कहा। तो वास्तव में ऐसा उद्देशिका में है क्या बतलाती है, ऐसा है क्या, इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम आएंगे ये कि उद्देशिका में वो कौन से आदर्श हैं और इन आदर्श को सीढ़ी बनाकर, इन आदर्श को हम बेस बनाकर, आधार बनाकर हम किन आकांक्षाओं की पूर्ति की बात करते हैं, ये भी हम इस फेसेट में जानने की कोशिश करेंगे। आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं बात करता हूं उद्देशिका की प्रकृति। चलिए दोस्तों, उद्देशिका की प्रकृति, इसमें सबसे पहले आपको दो चीज जानने जरूरी है। नंबर एक,
और नंबर 2, इट्स नेचर इज नॉन जस्टिएबल। यह गैर न्यायोचित प्रकृति की है या प्रकृति रखती है। ये शब्दावली आपको टिपिकल लग रही होगी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, गैर न्याय उचित। ये इसका संधि विच्छेद है, गैर न्याय उचित। न्याय उचित को जब कंबाइंड लिख देते हैं तो न्याय उचित हो जाता है, और न्याय उचित को अगर हम संधि विच्छेद में लिखें, अगर उसे सरल भाषा में समझना हो तो फिर हम उसे न्याय उचित कहते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इट्स नेचर इज नॉन जस्टिएबल। दूसरा क्या है, इट्स लीगली नॉट इन्फोर्सिएबल इन नेचर। इट्स लीगली नॉट इन्फोर्सिएबल इन नेचर। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, प्रकृति कैसी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना आप हमेशा, इसका मतलब यह हुआ कि हमने सपोज ये प्रस्तावना है और प्रस्तावना में एक्स वाई जेड, जो भी हमने प्रस्तावना अभी लिखी थी उसे आप खोले, उसे अपने सामने रखें। जैसे मैं कहता हूं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और 3 प्रकार के न्याय की बात करी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी और 2 प्रकार की समता की बात करी। हमने प्रभुत्व संपन्न की बात करी, हमने एकता अखंडता की बात करी। तो यदि अगर हमने इन सब की बात करी तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें लेकर आप ये नहीं कह सकते कि यह प्रस्तावना में दिए गए हैं और आप इसके लिए कहां चले जाओ, आप इसके लिए कोर्ट चले जाओ, आप इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाओ, तो वहां पे आपको सीधा कह दिया जाएगा कि उद्देशिका की जो प्रकृति है वो क्या है, नॉन जस्टिएबल है, इसके साथ कोई न्याय नहीं हो सकता। यानी ये सरकार पर डिपेंड करता है, सरकार उस ओर कार्य करेगी, लेकिन लोग इसे अपने वैयक्तिक अधिकारों को से जोड़कर नहीं देख सकते, बल्कि सरकारें इससे प्रभावित होकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती हैं, बल्कि अपनी नीतियों को बनाती भी हैं। मेरा कहने का दोबारा फिर समझे आप इस बात को, नॉन जस्टिएबल यानी गैर न्याय उचित प्रकृति की कैसी है। जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई जेड, और इन एक्स वाई जेड का उन तमाम प्रावधानों से है जिन न्याय की, जिन स्वतंत्रता की, जिन समता की, जिस इंटीग्रिटी की, जिस फ्रेटर्निटी की मैंने बात की, वो क्या है, कहीं ना कहीं इस प्रस्तावना में समाहित हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तमाम प्रोविजन, सपोज वो प्रोविजन क्या है, एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड को आप कहने लगे कि हमें ये अप्लाई करने हैं, तो इनके लिए हम कहां जाएंगे, इनके लिए कोर्ट चलते हैं और वहां से हमें इसके आधार पर न्याय मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इन्हें लागू कराने के लिए आप अदालत या कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, नहीं खटखटा सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है
कि यदि अगर इनके अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीतिक न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, आर्थिक न्याय नहीं मिला, तो हम कहां चलते हैं, कोर्ट चलते हैं। तो कोर्ट में वहां पर सिंपल सी बात कह दी गई है, चूंकि स्टार्टिंग में ही कहा है कि उद्देशिका की जो प्रकृति है वो नॉन जस्टिएबल है, गैर न्यायोचित प्रकृति है। सेकंड पार्ट, इट्स लीगली नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इसे दोस्तों आप इंग्लिश में ही समझें। इन्फोर्सेबल मतलब लागू होना, और इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, यह है इट्स लीगली नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर। यह प्रकृति में वैधानिक रूप से लागू नहीं। अब इसका मतलब क्या समझे, चलो गैर न्याय उचित प्रकृति हमें समझ आई, नॉन जस्टिएबल हमें समझ आया, लेकिन लीगली नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में वैधानिक रूप से लागू नहीं है। दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, इसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग यानी कोई भी अदालत यह आदेश नहीं दे सकती कि आप इसके प्रावधानों को लागू करें। यह बात आप जान लेना। मैंने कहा यह कोई भी कि कोई भी अदालत, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं कह सकता, ये कानून निर्देशित नहीं कर सकता सरकार को कि आप इसके प्रावधानों को लागू करें। हालांकि वो कहता है कि आपके जो उद्देश्य हैं आप उनके अनुरूप कार्य करें। और इस बात की जब हम आदर्श और आकांक्षा की बात करेंगे तो आपको इस बात को अच्छे से समझ आएगा कि हमारे जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं किसके अनुरूप बनती हैं, जो हमारी उद्देशिका के है। लेकिन फिर भी ये बात कह दी गई कि इसे प्रकृति में वैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यह संविधान में विधायिका की शक्ति को न तो कम करती है न बढ़ाती है, आप देख सकते हैं कि अगर यहां सोचिए आप, मैंने आपको बताया था विधायिका क्या काम करती है, विधायिका कानून का निर्माण करती है। तो सिंपल सी बात है, ना तो कोर्ट ये कह सकता है विधायिका को कि भाई आप किसके बारे में, आप प्रस्तावना के अकॉर्डिंग कानून बनाएं, आप उसे लागू करें। और ना ये कह सकता कि अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया तो अगर वो प्रस्तावना से कहीं ना कहीं आत्मसात नहीं रखता तो ये भी कह सकते हैं कि विधायिका को ये भी नहीं कह सकते कि आपकी ये शक्ति गलत है और इससे प्रस्तावना प्रभावित होती है, तो आप इसलिए इसे क्रॉस करें, इसे खत्म करें। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज समझ आई होंगी कि कैसे गैर न्याय उचित प्रकृति के यानी अगर लागू नहीं होते हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और इट्स लीगली नॉट इन्फोर्सेबल इन नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधायक, अगर यह प्रकृति में वैधानिक रूप से, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इसके अनुरूप कानून बनाए और उसके अनुरूप आप चले। हालांकि सरकार इसके अनुरूप ही चलती है, लेकिन फिर भी ये बात पहले से डिसाइड कर दी गई कि आप यह कोई वैधानिक प्रवृत्ति नहीं है, यानी वैधानिक रूप से लागू नहीं होता। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और मैं इस पार्ट को छोड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। सवाल आते हैं, आज तक नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, चीजें क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है क्या प्रस्तावना वैधानिक रूप से लागू होती है, तो आप हाँ, नहीं और हाँ, ना या नन ऑफ दी, जो भी ऑप्शन होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई होगी इस तरीके से तो आप आंसर करने में आप कंफर्टेबल जोन में ऑन दैट टाइम बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं अगली बार
क्या यह संविधान का पार्ट है या नहीं। चलिए दोस्तों, फेस नंबर 2 लिखा था मैंने, क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। इसके बारे में दोस्तों आपको दो चीज बहुत महत्वपूर्ण समझ लेनी है, क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान जब लागू हुआ तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग थी, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अलग से पेश किया गया था, यह नहीं थी। लेकिन आगे चलकर इस पर डिबेट हुई और यह बात निकलकर सामने आई कि क्यों ना हम प्रस्तावना को संविधान का पार्ट बना दें। इसके बारे में दो प्रकार के चिंतक, दो प्रकार के विचारक, यानी दो प्रकार के थॉट्स सामने आए। और वो कौन से थॉट्स है, अब आप उन्हें जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहूं नंबर 1, नंबर 2, मैं यहां कहता हूं परंपरागत विचारक और उदार या बौद्धिक विचारक। बौद्धिक विचारक, परंपरागत विचारक और बौद्धिक विचारक, इन्होंने तर्क दिया, इन्होंने लॉजिक दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैंने आपको कहा, मैंने सिंपल सी बात आपको बताई शुरू में, उस फैसल का बताने का मतलब यही था। परंपरागत विचारों ने कहा कि जब उसकी प्रकृति ही नॉन जस्टिएबल है, उसकी प्रकृति ही नॉन इन्फोर्सेबल इन द नेचर है, तो आप वो इसका हिस्सा हो संविधान का या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, इसके हिसाब से क्या कहा कि फर्क हो या ना हो, संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक केस का ध्यान रखना आप, बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट यहां भारत सरकार है, भारत संघ भी इसे लिख सकते हैं, बेरुवाड़ी वर्सेस भारत संघ। वर्सेस का मतलब होता है बनाम, बनाम, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वर्सेस यानी बनाम। इसमें यह बात कही गई कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि एक डिबेट उठी थी और डिबेट उठने के कारण जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस फाइल हुआ कि जब हमारे संविधान को जानने से पहले हम उन उद्देश्यों को जानते हैं जो उसमें समावेश किए गए हैं, हम उन आदर्शों को परिलक्षित करते हैं, हम उन आकांक्षाओं को परिलक्षित करते हुए पाते हैं जो उसमें समावेशन जिनका किया गया है, तो हम क्यों ना उसे उसका भाग बना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ केस के हवाले से 1960 में, ये 1960 का केस था, 1960 के केस से यह हवाला दिया कि प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, पार्ट नहीं, यह बात आपको ध्यान।
अब आते हैं उदार और बौद्धिक विचारक। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं, ए और बी, इसे भी हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, ए और बी। इसमें बात कही कि किसी सपोज दैट, ये भी केस मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, माननीय अदालत सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें कही गई ये बात कि ए और बी, सपोज, इसे आप अपने व्यवहार के एग्जाम्पल में समझे। कोई मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा ले लेते हैं हम। 3 तलाक का मुद्दा आया, 3 तलाक नहीं, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे सिटीजनशिप का है, और सिटीजनशिप के बारे में आजकल बड़ा ही विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध करना हमारे संविधान का और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश में, डेमोक्रेटिक राज्य में विरोध करना एक अच्छी चीज मानी जाती है। अपनी बातों को कहना एक अच्छी चीज मानी जाती है, कोई बुरी बात नहीं होती। तो सरकार ने नागरिकता बिल लेकर आई, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, जब मैं आपको नागरिकता बताऊंगा तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। तो कोई भी मुद्दा यदि संविधान के अदालत के समक्ष गया और वहां पर उस मुद्दे से, सपोज वो मुद्दा था एक्स, वो मुद्दा था एक्स, और ये बात सामने निकल कर आई कि इस मुद्दे का विश्लेषण हुआ, इस मुद्दे का विश्लेषण हुआ, और विश्लेषण क्या निकला, एक निकला फर्स्ट और एक निकला सेकंड। मैंने बताया कि उदार और बौद्धिक विचारक 2 प्रकार के थे। कोई मुद्दा था एक्स, और इस मुद्दे को कहां लेकर गए, वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। कुछ ने दलील दी कि ये सही है और कुछ ने दलील दी कि ये सही है। सपोज हम 2 पार्टी के लॉयर की बात कर लेते हैं, हम 2 पार्टी के वकीलों की बात करते हैं। दोबारा फिर समझे, मैंने कहा उदार, क्योंकि यही चीज समझने की, यहीं से आपको पता लगेगा कि कैसे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन होने की बात आई और कैसे प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। 2 पार्टी के आदमी आए, ए और बी, वो कोई मुद्दा मिला उन्हें, और उसे लेकर कहां गए, सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, और वहां पर उस मुद्दे से विश्लेषण किया, और विश्लेषण निकालने के बाद एक विश्लेषण निकला फर्स्ट और एक निकला सेकंड, दोनों निकले। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो मुद्दा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से समानता रखता है, वहां तक के कानून को क्या कर देंगे, वैध दे देंगे, वैध करार दे दिया जाएगा। यानी कहा कि अगर किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा फंसता है, कोई भी संविधान में अगर किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी विषय को लेकर विश्लेषण होता है और किसी भी विषय को लेकर कोई भी डिबेट आगे जाती है, और उस डिबेट से यह चीज निकलती है कि कौन सा मुद्दा संविधान की प्रस्तावना से तर्क संगत रखता है, कौन सा मुद्दा, कौन सा विश्लेषण संविधान की प्रस्तावना से आत्मसात रखता है, तो उस मुद्दे को क्या दे दिया जाता है, वैधानिक करार दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, लगभग आप ये समझे कि उस मुद्दे को, यानी अगर किसी मुद्दे पर हमारी